वेक्टर एडिशन की जब बात करते हैं तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपको कि थिंक अबाउट फोर्स। आप जब ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो चाहे वेक्टर कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, सर ये क्या होता है 12th में मिलेगा, कोई भी वेक्टर हो तो 2 मिनट के लिए मान लो कि वो फोर्स है। सर ऐसा क्यों करूं? तो आपको वेक्टर के ऐड करने के लॉ जो ये है उसका फील आएगा। कैसे? तो ध्यान से देखिए, आपके सामने में 2 वेक्टर दिए गए हैं और इन्हें आप ऐड करना चाहते हैं। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इन 2 वेक्टर्स को, ये वेक्टर है, वेक्टर को आप एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको वेक्टर को ऐड करना है a प्लस बी, जिसे आप रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे आर। इसका वैल्यू क्या होगा ये हम ढूंढना चाहते हैं। तो 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, मतलब हमें उसका लेंथ भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो जब लेंथ और डायरेक्शन दोनों चाहिए तो ये लॉ आपसे क्या कह रहा है, सुनिए। नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसके आमने सामने वाली साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम, उसको आप बचपन से जानते हैं। तो आप आगे ऐसा करिए, देखिए एक पॉइंट, सोचो वो चॉकलेट का डब्बा है और उस पॉइंट से एक ए फोर्स एक्ट करता देखो, ए के पैरेलल वेक्टर उठाकर ले आओ, और दूसरा उसी चॉकलेट के डब्बे पे ये बी वाले को भी एक्ट करता देखो आप। यहां हमने क्या कहा आपसे कि एक चॉकलेट के डब्बे को इमेजिन करो और उसी को देखो ए फोर्स लगा के एक आदमी अपने घर ले जाना चाहता है वो डब्बा, और बी फोर्स उसी समय बी फोर्स लगाकर उसी चॉकलेट के डब्बे को दूसरा भी ले जाना चाहता है अपने घर। ये यहां इनको आप एडजेसेंट साइड मान लो और एडजेसेंट साइड मान करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। एडजेसेंट साइड मानकर पैरेललोग्राम कंप्लीट करना, ये तो ज्योमेट्री हो गया, चलो कर दिया कंप्लीट। और अब जो यहां डायगोनल होगा बीच में, ये जो डायगोनल होगा बीच में, ये डायगोनल ये बता रहा होगा रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ये बता रहा होगा रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। अब मुझे ये बताइए सोच करके आप कि यदि चॉकलेट का डब्बा यहां हो और ए और बी दोनों अपने अपने घर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये डब्बे ए के घर पहुंचेगा या बी के घर में पहुंचेगा या ए बी के बीच में कहीं जाएगा? तो ये फील आ सकता है जब आप इसको फोर्स के नजरिए से देखेंगे। यदि इसको डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से देखेंगे तो ये फील नहीं आएगा कि बीच में जा रहा है। तो आपको जब भी पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना हो, भले ही डिस्प्लेसमेंट के लिए या वेलोसिटी एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आप मान लो वो फोर्स है एक मोमेंट के लिए और फील करो। अब देखो एक क्वेश्चन का कितना अच्छा आंसर आप करने वाले हो। ये चॉकलेट का डब्बा, एक F1 फोर्स दिख रहा है, F1 फोर्स दिख रहा है ये 10 यूनिट का, और F2 फोर्स दिख रहा है, F2 फोर्स दिख रहा है 20 यूनिट का। मुझे ये बताओ, ये जो 2 फोर्स दिख रहे हैं, डायरेक्शन भी हमने एरो से दिखा दिए, ये रिजल्टेंट कहां आपको उम्मीद है? क्या इन दोनों के ठीक बीचों बीच होगा? ये जो अल्फा और बीटा है, क्या ये अल्फा बीटा बराबर होंगे, या अल्फा बड़ा होगा बीटा से, या बीटा बड़ा होगा अल्फा से? अल्फा बड़ा होगा। क्यों लग रहा है? किसके घर के नजदीक जाने वाला है ये रिजल्टेंट? तो वो F2 के, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर फोर्स वाला अपने घर ले जाएगा डब्बा। ऐसे सोच के देख लो। तो आप फोर्स के नजरिए से यदि देखोगे तो बिना पैरेललोग्राम बनाए आपको एटलीस्ट इतना फील तो आ ही जाएगा कि किसके नजदीक जा रहा है। अब यदि दोनों 10 और 10 न्यूटन होते तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते यार। एक ऐसे थोड़े ना, एक ईस्ट ले जा रहा है एक वेस्ट ले जा रहा है।
ऐसे धकेल रहा है एक टेबल पे, तो जीरो थोड़े ना होगा, वो बीच में कहीं जाएगा। और बीच में मतलब अल्फा बीटा बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ताकतवर हैं। और नीचे सोचो, यदि ये 100 होता, नीचे वाला 100 होता, तो बहुत बहुत नजदीक F1 के घर के नजदीक हो जाता, मतलब अल्फा बहुत छोटा हो जाता और बीटा बहुत बड़ा हो जाता। तो आप यहाँ यदि फोर्स, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया कि अल्फा कितना बीटा कितना, लेकिन फील आने लगा कौन ज्यादा कौन कम कहाँ जाएगा। और ये सारा फील सिर्फ तब आएगा जब आप ये फोर्स के नजरिए से प्रैक्टिकली, जैसे एक बॉक्स है, एक उधर ले जा रहा है एक इधर ले जा रहा है, तो बॉक्स या तो दो टुकड़े हो जाए या दोनों आदमी बॉक्स के साथ बीच में कहीं जाता दिखे। आप लड़ते हुए एक बॉक्स को खींच के देखो कैसे जाएगा, तो वो आप दोनों के अपनी अपनी ताकत, किसी ये 60 डिग्री पे लगा रहे हो, दोनों बराबर फोर्स लगाओगे तो ठीक बीचों बीच चला जाएगा। अपोजिट लगाओगे तो कहीं नहीं जाएगा, बराबर ताकत यदि लगा रहे हो। तो ये जो लॉ है, ये क्या कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सर मुझे 3 वेक्टर ऐड करना है, भाई 2 सीख लो तो 3 बाद में सोचेंगे। 2 वेक्टर ऐड करना है तो क्या करेंगे, वेक्टर को, उनमें 2 चीजें हैं, एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड। तो आप वेक्टर को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हो। एरो का लेंथ बड़ा होगा यदि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, छोटा होगा यदि मैग्नीट्यूड कम है, और डायरेक्शन फिक्स कोई ना कोई। यदि आप स्पेस में उस एरो को इधर उधर ले जाओगे उसके पैरेलल, तो वेक्टर नहीं बदला। तो जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, उन दो वेक्टर को पहले पिक्चर बना लो, देखो एरो का लेंथ डायरेक्शन, फिर उन दो वेक्टर को उनके पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हो, आप ले जाओ, एक पॉइंट पे उनके टेल बांध दो दोनों के, और उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। सर कौन सा, भाई जिसके दो वो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट माने अगल बगल वाले, और पैरेललोग्राम के लिए दो अलग साइड जो लाओगे कोई भी ले आओ किसी भी कलर के, बीच वाला जो डायगोनल होगा इन दोनों के बीच में, वो एरो आगे दिखाना टेल से दूर, जहां कॉमन टेल है उनसे दूर, क्योंकि फोर्स के नजरिए से फील करो ना, दो लोग धकेल रहे हैं तो ब्लॉक उसी बीच में तो कहीं जाएगा, वो दूर की तरफ। यहां देखिए, जब आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपका मन ये भी करेगा, ये है एक ए और ये है एक बी, इनके बीच का एंगल, जब दो वेक्टर टेल बंधे होते हैं एक ही जगह होते हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता है छोटा, वही वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। ये जो दो वेक्टर आप देख रहे हैं, इस वेक्टर का रिजल्टेंट, इस वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आप देखेंगे, इस वेक्टर का रिजल्टेंट, इस वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से ये देख रहे हैं आप, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो एरो हटा लेंगे ए के ऊपर से, तो ये इस वेक्टर का लेंथ बताएगा, और उसी तरह बी के ऊपर से एरो हटा लेंगे तो उसका लेंथ बताएगा, और पैरेललोग्राम है तो सामने वाला साइड क्या उतना ही होगा, और सामने वाला साइड उतना ही होगा। तो गौर करिए, यहां से मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, आगे एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताइए, यदि मैं थीटा देखूं तो यह क्या यहां भी थीटा आएगा, पैरेललोग्राम है, यस पैरेललोग्राम है तो दो साइड पैरेलल है, तीसरा बेस वाला लाइन पे यहां थीटा तो इधर भी थीटा, और ये थीटा तो नीचे वाला लेंथ मैंने कह दिया एक्स, ऊपर वाला लेंथ कह दिया वाई। सर ऐसे कैसे आप कुछ भी कह सकते हो, अरे यार कुछ तो होगा। और अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री घुमाने ले चलते हैं। आप साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या लिखेंगे, वाई बाई बी, यहां से y आ गया b sin थीटा, और आप cos थीटा क्या लिखेंगे उसी ट्रायंगल में, x बाई बी, ये x कितना आ गया, x आ गया b cos थीटा। तो आपको ये b cos थीटा दिखने लगा और ये b sin थीटा दिखने लगा, क्या दिखने लगा या नहीं दिखने लगा। सर ऐसा आपने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, एक पॉइंट, तो मैं जानना चाहता हूं आर का लेंथ कितना होगा, तो मुझे आर का लेंथ चाहिए, तो मैं पैरेललोग्राम लॉ, मैं पाइथागोरस थ्योरम जानता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के बहुत से रेशियोज मुझे पता है, तो हमने इसीलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल बना के मेरे पास थोड़ी सी फ्रीडम आई, मैंने एक्स पता किया, मैंने वाई पता किया, फिर मैंने एक और बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल देख के ये सोचा आर का लेंथ कैसे निकाला जाए। सर कैसे आप डिसाइड करने वाले हो,
तो यहाँ देखना ध्यान से, ये ब्लू कलर वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा। क्या ये ब्लू कलर का राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? yes. क्या इसका साइड आर या a प्लस बी का लेंथ आपके सामने आए, क्या उसे पहचान लोगे? कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। आर किसके बराबर हो जाएगा? आर हो जाएगा अंडर रूट a प्लस एक्स जो लेंथ है का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहां चेक करिए, आर स्क्वायर रूट में क्या आने वाला है? स्क्वायर रूट में आने वाला है ये a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये यदि आ गया तो वो हो गया 1 और रिजल्ट क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। और ये आप डायरेक्ट ऐसे याद रखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस थीटा। ये आपको लेंथ पता चल गया कि रिजल्टेंट का लेंथ कितना बड़ा होगा। आपका ये आइडिया यहां तक आप समझ पा रहे हैं? कंफर्टेबल? किसी को फिर से पूछना हो तो बताएं यहां तक में। ज्योमेट्री में कंफ्यूजन हो चलेगा, फाइनल रिजल्ट सबको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे कोई पूछे कि यार 4 और 6 मिलकर के कितना होता है, तो 10 आप जानते हैं कैसे होता है, मुझे लेना देना नहीं। जिसको सिखाना है उसकी टेंशन है, मुझे सिखाना है तो मेरी टेंशन है कि मैं आपको समझाऊं। लेकिन न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला एज इट इज याद होना चाहिए कि यदि दो वेक्टर ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा आपको पता है। सर एंगल कैसे डिफाइन करते हैं दो वेक्टर के बीच का? तो दोनों के टेल एक जगह हो या दोनों के हेड एक जगह हो, तब जो उनके बीच में एंगल होता है दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो छोटा वाला एंगल। और जनरली जब आप वेक्टर सम की बात कर रहे हो तो टेल यदि हेड यदि एक जगह दिख रहा है, उनको दूर भगाओ, टेल को एक जगह लाओ और तब पैरेललोग्राम बनाओ। बीच वाला डायगोनल रिजल्टेंट देने वाला है। उसका लेंथ क्या लिखेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप वेक्टर का इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, सम करके क्या आया, तो बिना डायरेक्शन बताए इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं कंप्लीट थोड़े ना मानूंगा। आपसे ये भी तो पूछूंगा, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे है? किससे आप पूछोगे तो मैं पूछूंगा ए से, बताओ कितने एंगल पे है। तो ए से मैंने रिजल्टेंट मान लिया अल्फा एंगल पे। वेट कर लो। तो एक जो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने प्रकट हो चुका है, उससे देख करके बताइए tan अल्फा क्या लिख देंगे आप? y अपॉन a प्लस एक्स। बड़ा वाला राइट एंगल, ब्लू वाला ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, tan अल्फा देखो कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर, देखो देखो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस। क्या ये अल्फा लिखना समझ में आया? परपेंडिकुलर कितना? y और बेस कितना? a प्लस एक्स। तो y के बदले क्या था याद करिए? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। सर नहीं दिखा, चलो बगल में फिर से लिखता हूं। tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो सर आपने किसको किसको याद करने को कहा है? तो tan अल्फा कभी कभी यूज करूंगा, ज्यादा मैं नहीं यूज करता। और रिजल्टेंट आर ये बहुत यूज करता हूं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर का एडिशन आपको रिजल्ट यदि बताना है तो सबसे पहली जानकारी क्या चाहिए? उनका लेंथ अलग अलग और उनके डायरेक्शन आंखों से दिखे, जिससे कि आप उनके बीच का एंगल देखें और वो एंगल देखने के बाद फॉर्मूले में यूज कर दो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर ए कभी निगेटिव या पॉजिटिव होगा? ए भाई ये लेंथ है। लेंथ कभी आप बोलते हो -2 लीटर पानी पी के आज मैं थक गया, -2 लीटर पानी का कोई सेंस ही नहीं बनता। लेंथ का कभी भी मेरे हाथ में -2 सेंटीमीटर लेंथ का एक कलम नहीं। तो वहां
बाय डिफिनिशन मैग्नीट्यूड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब वो जो लेंथ कभी निगेटिव नहीं सर। -10 मीटर यदि मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं तो वहां डिस्प्लेसमेंट में एक प्लस का सेंस होगा, एक माइनस का सेंस होगा। लेकिन जब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ की बात कर रहे हैं, ए के ऊपर एरो नहीं है, तो ए लेंथ हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे आप। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी निगेटिव कभी नहीं सोचेंगे आप। आर जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। हाँ बोलो। हाँ, आप मुझे ये बताओ, आपको डिवीजन सिखाया जाता है, तो डिवीजन तो कई तरह से करते हैं ना आप लोग, लेकिन डिवीजन करने के तरीके अलग अलग होंगे, इससे रिजल्ट अलग अलग थोड़ी ना आ जाएगा। और यदि रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा तो मैथ्स तो अभी सारे बच्चे छोड़ते हैं, तब तो सभी छोड़ ही देते। एक ही आइडिया एडिशन है 2 नंबर का, तो रिजल्ट तो चाहे रास्ता कोई भी हो, रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। तो चाहे आपने पिछला वाला रिजल्ट देखा, पिछले टर्न पे भले ही नहीं थे क्लास में, रिजल्ट यही आए। क्यों? क्योंकि पिछले टर्न पे भी एडिशन पढ़ाया है, तो एडिशन का रिजल्ट थोड़े ना बदलेगा, तरीका कुछ और। अच्छा ध्यान से देखिए, पिछले टर्न पे हम नहीं थे, तो ध्यान से देखिए, पिछले टर्न पे आपके सामने नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी नए टर्न पे चलो। आप मुझे ये बताओ, यहाँ कोई स्पेशल केस की मैं बात करता हूँ। हाँ बोलो। कोई बेनिफिट नहीं। कुछ केसेस, क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से सोचे तो आंसर तुरंत दिखेगा, और कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपका ट्रायंगल लॉ आपको जल्दी रिजल्ट तक पहुंचा देगा। तो सर ये अंतर कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, हमारे पास 2 रास्ते हैं, दोनों पे मैं चल के देखूंगा, जिसपे आसानी होगी वो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। आप कोई एक ही क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं, अच्छे बच्चे हैं, 100-200 तो बनाएंगे, अपने आप तय कर लेंगे कौन सा रास्ता अच्छा है। सर आप क्या करोगे? मैं भी बताऊंगा कि किस केस में कौन से क्वेश्चन कैसे देखें। हमने इसके लिए आपको हिंट एक किया है जिसको हमेशा फॉलो करें। पैरेललोग्राम रूल अप्लाई करते वक्त फोर्स के नजरिए से देखना वेक्टर, और फोर्स के हिसाब से जो आपके फील आए वो दिए गए वेक्टर में एप्लीकेबल है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है। और पैरेललोग्राम का रिजल्ट फील आता है बीच में गया ब्लॉक, यदि हम फोर्स लगा के देख रहे हो तो। यहां केस 1 आप देखिए, केस 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होगा? 2 फोर्स ऐसे लग रहे हो, तो आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको तुरंत पता है F नेट होता है F1 + F2। अरे पता है कि नहीं पता है ये F1 + F2? क्या इसके लिए भी वेक्टर का किताब ढूंढोगे? सर मैं पहले किताब खरीदूंगा, फिर मैं थ्योरी पढ़ूंगा, कुछ नहीं, ये बचपन से जानते हो। और ये कब होता है? जब पैरेलल वेक्टर होते हैं। आपके थ्योरी में कब होगा? जब थीटा 0 कर दोगे। अच्छा सर थीटा 0 कर देंगे तो ऐसा होगा क्या? चेक करके देखते हैं। ध्यान से देखो, आपके सामने आया है ए, और आपके सामने आया है बी, और आपके सामने इससे देख के पता चला थीटा 0, और आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, √a² + b² + 2ab cos 0। cos 0 का वैल्यू आप शायद जानते हैं, cos 0 डिग्री होता है 1। तो r का वैल्यू हो गया √a² + b² + 2ab × 1। नीचे स्क्वायर रूट के भीतर a + b का होल स्क्वायर। अरे a + b का होल स्क्वायर सबने पढ़ लिया कि नहीं? हाँ, तो ये a + b बाहर आ गया स्क्वायर रूट के। तो या तो इतना मैथमेटिक्स लगाओ, या बचपन से जानते हैं एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो नेट F1 + F2 होगा। तो चाहे कोई भी वेक्टर हो पैरेलल, रिजल्टेंट चाहिए उसी डायरेक्शन में होगा, ऐड कर दो सीधे। तो यहां मैं वेक्टर में जाने की सलाह नहीं दूंगा, फॉर्मूला लगाने की सलाह नहीं दूंगा। ये आपके बचपन से जो आपने सुना है, जो आइडिया आपने डेवलप किया फोर्स के लिए, अप्लाई करो सारे वेक्टर, चाहे कोई भी वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ भी हो, मोमेंटम हो, डायरेक्ट अप्लाई करो। एक ही डायरेक्शन पैरेलल है, F1 + F2, P1 + P2, A1 + A2, B1 + B2, नेट वैल्यू आएगा। यदि ये केस 1 आपके समझ में आ गया, यदि केस 1 आपके समझ में आ गया, तो केस 2 के लिए चलते हैं। हमने क्या देखा कि 2 वेक्टर, यदि 2 फोर्स
ए और बी ऐसे थीटा एंगल पे थे, तो रिजल्टेंट यदि दो, एक बॉल है, एक ब्लॉक है और इसको दो लोग ऐसे धकेल रहे होते, तो ब्लॉक किधर जाता, बीच में कहीं जाता। ये डिपेंड करता है ए और बी में कौन ताकतवर, दोनों बराबर ताकतवर होते तो बीच में जाता। ठीक, इसे ही जो वेक्टर आएगा बीच वाला, उसका जो लेंथ है वही है ए प्लस बी, और उसका जो डायरेक्शन है वही है ए प्लस बी, वही है रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, तो थोड़ी मेहनत करके हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर एक बार बड़ा करके लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा। और रिजल्टेंट कितने एंगल पे होता है, तो tan अल्फा लिखते हैं b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये याद रखिएगा। अरे वाह, जग गया बच्चा। गुड मॉर्निंग। tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब सोचो आराम से और मुझे बताओ कि यदि हम थीटा को कह देते हैं 90 डिग्री, तब क्या होगा, व्हेन थीटा 90 डिग्री, व्हेन थीटा 90 डिग्री। तो चित्र देख लो एक बार, ये ए और ये बी। तो यदि ये ए और बी हो गया, तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम किस में बदल गया, रेक्टेंगल में। और इधर वाला ट्रायंगल आपको दिखने लगा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल देख के तुरंत आपके मन में विचार आया होगा कि ये तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी डायगोनल चाहिए ना रेक्टेंगल में, अंडर रूट साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सर मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा। अरे बड़े अच्छे बच्चे हो, लगाओ फॉर्मूला लगाओ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos 90। cos 90 कितना हो जाता है, 0। cos 90 यदि 0 हो गया तो देखो ना, ए बी वाला वैसे ही गायब हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर आप क्या चाहते हो हमसे कि क्या चित्र बना के हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए? निश्चित रूप से मैं ये चाहूंगा 90 डिग्री है तो डायग्राम दिमाग में बने, डायगोनल दिखे रेक्टेंगल का। सर कोई भी वेक्टर हो तब, अरे छोड़ो ने यार, 90 डिग्री वाला तुरंत राइट एंगल याद आता है, और रेक्टेंगल हाइपोटेनस वैसे ही दिखता है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सर tan अल्फा के लिए कुछ बताओ। अरे चित्र देख के वैसे ही समझ में आ रहा है tan अल्फा b बाई ए। नहीं सर मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो लगा के देख लो तब भी यही आएगा। तो फार्मूला मत लगाना, 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल या रेक्टेंगल दिखेगा, तुरंत डाटा आ जाएगा आपके पास r और tan अल्फा। वहां फॉर्मूले में जाने से अच्छा है कि आप ऐसे करते हैं। अभी ये पिछले क्लास में आया है, आज भी आएगा और अगले क्लास में भी ये आएगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पिछले से आज के क्लास में अंतर ये है कि पिछले में हम रेक्टेंगल नहीं बनाते थे, वहां ट्रायंगल बनाया करते थे, और आज हम लोग रेक्टेंगल बना के उसे देख रहे हैं। पिछले क्लास में हाइपोटेनस देखते थे, आज हम लोग वो डायगोनल देख रहे हैं रेक्टेंगल का। तो ध्यान रखिएगा, केवल ये देखने के नजरिए का अंतर है, रिजल्ट एक ही जैसे हैं। रिजल्ट अच्छी तरह याद करिए। केस ध्यान से देखिएगा, केस 3 थीटा 180 डिग्री। थीटा 180 कहते ही क्या आता है आपके दिमाग में, ए अपोजिट। तो रिजल्टेंट कैसे लिख देते, ए माइनस बी। यदि आपने r इक्वल्स टू लिख लिया है a माइनस बी, तो अब सोचो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये रिजल्ट नहीं जानता, मैं तो प्रूफ करूंगा। तो प्रूफ करूंगा तो कैसे प्रूफ करोगे, तो सबसे पहले याद रखो cos 180 डिग्री cos पाई होता है -1। आज से आगे के लिए याद कर लेना। और यदि ऐसा होता है तो अब आप अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी -1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी -1 अंडर रूट ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया कितना, ये आ गया a माइनस बी। आप पूरा मेहनत कर लो तब भी आएगा a माइनस बी। और आप बचपन से जानते हो, छोड़ दो लॉ सारे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट बड़े में से छोटे को घटा लेते थे। तो सर आप कहते हो कि वेक्टर आपने पढ़ाया, और फिर आप कहते हो कि मैं बचपन से जानता हूं, फिर आप क्या कर रहे हो? मैं केवल आपको ये बताने के लिए यहाँ हूं कि आप बचपन से ही जानते हैं। तो आप जो जानते हैं उसे फेंक मत दो,
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्मूला याद कर लेते हैं और ये भी चित्र सामने आता है तो पहले कॉपी ढूंढते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं और फिर उनसे cos पाई का वैल्यू याद ही नहीं रहता है, फंस जाता है। नहीं तो आपको बचपन से वैसे ही पता है, फॉर्मूले के बिना पता है कि अपोजिट में खींचेंगे तो ताकतवर जो होगा वो जीतेगा, नेट उसमें से घटा लिया। ये तो आपको बार बार देखने का मौका मिला है, चाहे 9th हो 10th हो, फोर्स जब आता था तो ऐसे ही तो समझाते थे, वहां थीटा एंगल वाली कहानी नहीं बनती थी। अब मुझे बताइए, ये स्पेशल केस आपके समझ में आ गया तो केस 4 यहां कहा गया थीटा एक खास है 120 डिग्री और ए का लेंथ और बी का लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर है, ध्यान देना। व्हेन थीटा 120 डिग्री एंड लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी, यदि ऐसा हो तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला है और वो एक केस, ये स्पेशल केस जब कह रहे हैं तो याद रखते हैं r इक्वल्स टू ए हो जाता है और अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाता है। सीधे सीधे सर मैं क्यों आपकी बात मान लूं, बड़े अच्छे बच्चे हो। यहाँ देखो, एक इधर ले जा रहा है ए और एक इधर ले जा रहा है बी और दोनों की लंबाई एक जैसी है। मान लो ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है और 120 डिग्री का ये एंगल दिख रहा है। अब मुझे ये बताइए आप कि यदि हम दो फोर्स देख रहे हैं, दोनों 10 न्यूटन वाले, दो फोर्स देख रहे हैं दोनों 10 न्यूटन वाले, ये जो चॉकलेट वाला बॉक्स है इसको किधर जाना चाहिए? मैं पैरेललोग्राम लॉ नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट पूछता हूं, प्रैक्टिकली सोचो तो ठीक बीच में सेंटर में, तो सेंटर कितना कितना डिग्री दिखा देगा तुम्हें? तो अल्फा तुम्हें दिख गया तुरंत, बिना किसी कैलकुलेशन के देखा कि ए और बी बराबर हैं 120 पे, तो रिजल्टेंट ठीक बीच में जाएगा। ये आपका फील है तब जब आपने फोर्स के नजरिए से देखा, यदि किसी और नजरिए से देखते तो ये फील नहीं आता कि बीच में जाएगा, तब आपको केवल फॉर्मूला खेलना पड़ता और मैं उससे बाहर निकल के काम करना चाहता हूं, क्योंकि जो बचपन से आपने सीखा उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अरे बचपन से मुझे पता है यार, दो लोग ऐसे खींचेंगे तो ठीक बीच में जाएगा, यदि ये दोनों अलग अलग वैल्यू पे हो जाते तो मैं ये बता सकता हूं किसके नजदीक जाएगा, वो भी मुझे दिख जाएगा। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाएंगे फिर डायगोनल बनाएंगे, उससे अच्छा है सीधे मुझे ये फील आए। और रिजल्ट का वैल्यू पहले याद रखना, cos थीटा cos 120 डिग्री होता है -1/2, इसको याद रखो और r का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। a और b का लेंथ एक जैसा है तो बदल दो तुम, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a और cos 120 के बदले -1/2। यहां पर आपके सामने क्या आ गया? अंडर रूट ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर और ये आ गया ए। तो या तो इतना मैथमेटिक्स लगाएं तो एक ही बार लगाएं ना, आगे के लिए याद रखें कि यदि एक जैसे होंगे तो रिजल्ट वही आने वाला है। हाँ मैं जानता हूं आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बार बार कैलकुलेट कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, लेकिन बिना कैलकुलेट किए जब दिख रहा है तो क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? अरे अपना एनर्जी बचाओ यार, कोई और अच्छा काम करेंगे कैलकुलेशन का। इसमें तो सीधे दिख गया एक बार, इसीलिए स्पेशल केस है, इसमें 3 स्टार डाल दो या 5 स्टार डाल दो, ये इतना स्पेशल है कि तुरंत दिख जाना चाहिए। 120 पे ही ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि केवल cos 120 -1/2 होता है, बाकी cos थीटा 1/2 थोड़े ना दे देगा जिससे कि आपका यही रिजल्ट आ जाए। ए और बी यदि बराबर हैं और थीटा 120 है, सिर्फ और सिर्फ तब ये रिजल्टेंट ए के बराबर या बी के बराबर आएगा।
और बीच में आएगा, ठीक बीच में आएगा। सर ए और बी यदि अलग अलग लेंथ के होते तो ये रिजल्ट नहीं होगा, ये स्पेशल केस नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात। ध्यान से देखिएगा, केस 5, यहां पर हमने कहा ए इक्वल्स टू बी, इनके लेंथ बराबर है, ये केवल ये कंडीशन है। तो ध्यान से देखो, एक चित्र बनाओ पहले, ये देखो ए और ये देखो बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। मुझे बताओ किसके नजदीक जाएगा? ये भी 10 न्यूटन है फोर्स और ये भी 10 न्यूटन है फोर्स, बीच में। तो बीच में यदि जाएगा तो क्या रिजल्टेंट दिख गया आप लोगों को? कितना एंगल अल्फा लिखोगे, जल्दी बताओ? θ/2, θ/2। बीच का तो मतलब यही होता है, तो आपको तुरंत दिख गया, अल्फा हो जाएगा θ/2। फोर्स के नजरिए से देखा है हमने, तुरंत दिखेगा ये ठीक से, थीटा अल्फा हो जाएगा θ/2। और आर का वैल्यू कितना होगा? तो आर का वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, a² + a² + ट्वाइस a² cos थीटा। सर क्यों? क्योंकि a और b के लेंथ बराबर है, तो मैंने b के बदले a लिख दिया, और यहां से 2a² कॉमन आ गया, 1 + cos थीटा। तो या तो आप डायरेक्ट यहां पर याद करो, और नहीं तो एक लाइन और बढ़ो, इसको लिख देते हैं 2 cos² θ/2। ये डिटेल आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे महेश आंसर से। 2a cos θ/2 आपका ये रिजल्ट हो गया। कई बार ऐसा होगा कि θ/2 जैसे 30 डिग्री थीटा है और θ/2 15 डिग्री हो गया, तो cos 15 आपको नहीं याद रहेगा। तो नहीं याद रहेगा तो पुराने वाले में चले जाओ, या जिस दिन आपको महेश जैन सर ये पढ़ा देंगे उस दिन आपको 15 डिग्री के भी याद करवा डालेंगे, वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो आपको 15 डिग्री भी याद करवा देंगे और जो भी इस तरह के होंगे। ठीक है, वैसे निकाल लेना 60 - 30, 60 - 45, ठीक है, या 30 - 30, 45 - 30। और उससे भी अच्छा मैं कहूंगा तब पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। θ/2 आपको पसंद ना आए तो पहला फॉर्मूला लगा देना, थीटा पसंद आ रहा है ना तो पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तीसरे वाले पे मत जाओ, लास्ट वाली लाइन पे। आइडिया क्लियर? यदि थीटा आपका जाना पहचाना है तो लास्ट वाले पे जाइए, θ/2 यदि आप निकाल सकते हैं तो, नहीं तो पहला वाला ही फॉर्मूला यूज कर दो, काम खत्म। ठीक है, ये स्पेशल केस आपको बीच में रहेगा रिजल्टेंट, ये भी दिखने लगा। ध्यान से बताना, जो लोग पिछले लेक्चर में नहीं थे, आदित्य आप भी, और ध्यान से देखो, यहाँ एक आदमी यहाँ 12 मीटर चल करके ईस्ट की तरफ गया और फिर 5 मीटर चल करके नॉर्थ की तरफ गया। बताओ तो तालाब के किनारे किनारे टहलते इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तालाब ये 90 देख लो यार, तालाब ये गोलाकार वाला तालाब नहीं है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? तो ये हो जाएगा एस नेट, नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। अरे नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? जहां से चलना शुरू किया जहां पहुंच गए, तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया ट्रायंगल। तो ये कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जब ये लॉ अप्लाई करें तो वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट मान करके सोचे। यदि वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट मान करके सोचेंगे तो ये ऐसे काम करना आसान हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मान करके ट्रायंगल बनाए। पैरेललोग्राम में क्या करते थे? दोनों वेक्टर का पूंछ बांधते थे, पैरेललोग्राम बनाते थे, बीच वाला डायगोनल रिजल्टेंट होता था। ट्रायंगल लॉ में क्या करेंगे? पहला वेक्टर चल गए, फिर जहां रुके वहां से दूसरा वेक्टर चला दिया, और फिर अब फ्री एंड्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है, आप 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखिए, क्या यहाँ पर ला सकते हैं 5 मीटर पैरेलल? कहीं यहाँ के उठा के यहाँ पर कर दिया मैंने, तो क्या यही नहीं पैरेललोग्राम लॉ बन गया? ध्यान से देखिए तो, क्या यही नहीं पैरेललोग्राम लॉ बन गया?
तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ एक ही बात कह रहा है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। यदि कोई ये कहता है कि 12 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन इधर है, तो ब्लॉक कहां जाएगा, तो आपको दिखेगा बीच में। लेकिन यदि कोई ये कहे कि 12 मीटर ये इधर भी गया और 5 मीटर इधर भी गया, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो फील नहीं आएगा। तब आपको ऐसे फील आएगा कि 12 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ट्रायंगल लॉ डिस्प्लेसमेंट में फील देगा आपको। तो ट्रायंगल लॉ का बेस कहां से आया है, डिस्प्लेसमेंट से चल के, और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम लॉ का बेस आया है फोर्स से चल के। आपको सबसे पहले जो वेक्टर दिखा, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वहां जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास अब फ्रीडम है, या तो ट्रायंगल लॉ लगाते हो या पैरेललोग्राम, रिजल्ट एक ही आने वाले हैं। आप डिसाइड करो क्या लगाना है। मैं सजेस्ट करता हूं, ध्रुव सुनना, यदि कभी आपके वेक्टर सम के टाइम पर 90 डिग्री की चर्चा की जाए, रिजल्टेंट ए से 90 बनाता है, रिजल्टेंट बी से 90 बनाता है, ए और बी 90 डिग्री पे है, ऐसा कभी भी चर्चा की जाए तो ट्रायंगल बना के काम करो। क्योंकि राइट एंगल वाले ट्रायंगल के बहुत से प्रॉपर्टी आपने पढ़े हैं 8th में, 9th में, 10th में। लेकिन यदि राइट एंगल के अलावा कोई कहानी पकाई जा रही है या किसी में, तो आपको पैरेललोग्राम भी उतना ही कंफर्टेबल हेल्प करने वाला है। क्योंकि राइट एंगल के बहुत से प्रॉपर्टीज पता है ना आपको, तो जब कहे कि रिजल्टेंट ए से 90 डिग्री बनाता है या बी से 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री की चर्चा कर रहा है या ए भी 90 डिग्री पे है, तो समझ जाओ कि ये हिंट दे रहा है क्वेश्चन कि ट्रायंगल लॉ से मैं जाऊंगा तो तुरंत रिजल्ट आंखों से दिखेगा। आएगा रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ से भी, लेकिन तुरंत किससे दिखेगा, ट्रायंगल लॉ से। और यदि कभी केवल और डायरेक्शन वायरेक्शन देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बनाएगा, बी से कितना एंगल बनाएगा, तो ये सब फोर्स के नजरिए से देखने पे तुरंत फील आएगा, डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से फील नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? आपके पास दोनों रूल है, कोई एक रूल पे फोकस करिए पहले और तैयार रहिए दोनों के लिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, पहले मुझे याद दिलाइएगा ये आपको पता है या नहीं। यहाँ पर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, 150 डिग्री का एंगल। बताइए ए और बी के बीच में एंगल कितना है? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो क्या करेंगे, ए को शिफ्ट करेंगे, ये 30 डिग्री कहलाएगा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। क्या ये आइडिया क्लियर? सोचो एक बार। और यदि आपसे ये कहा जाता है कि यहां पर इफ, एग्जाम्पल एक नोट करिए, इफ b is √2 times of a, and resultant makes 90 degree with a smaller vector, then find angle between a and b, two given vectors. b का जो लेंथ है वो a से कितना टाइम्स है, √2 टाइम्स। ये क्वेश्चन में कहा गया, और क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि रिजल्टेंट जो है ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री कहते ही आपके मन में क्या विचार आया कि क्या बनाया जाए? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया जाए, राइट एंगल। तो मैंने बिना अकल लगाए पहले एक ट्रायंगल बना ली। किसी एक को मैं रिजल्टेंट कहने वाला हूं, और इनमें किसी एक को ए और दूसरे को बी कहने वाला हूं। कौन बड़ा है, ए और बी में? बी बड़ा है। तो ये इधर मैंने बी कहा, इधर मैंने ए कहा। अब मैंने ट्रायंगल लॉ के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोचा कि पहले आदमी ऐसे ए पे चल के गया, फिर ए से
ऐसे चल के आया बी पे और डिस्प्लेसमेंट नेट कितना हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। क्या ये आइडिया भी फिक्स हो गया, सेट हो गया दिमाग में? 90 डिग्री ये कौन बना रहा है, स्मॉलर वेक्टर के साथ, ये ए के साथ ये 90 डिग्री बनाते दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी मुझसे कह रहा है बताने के लिए, मैंने सोचा यहाँ पर एंगल है एक फाई, पहले इसे ढूंढते हैं। तो ए का लेंथ और बी के लेंथ में एक गणित दिया गया है। यदि ए का लेंथ मैं x मानूंगा तो बी का लेंथ कितना हो जाएगा, √2x। और आप राइट एंगल ट्रायंगल में इतने अच्छे बच्चे हैं कि बचपन से जानते हैं cos फाई बराबर x अपॉन √2x। अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos फाई बराबर ये 1/√2 हो गया और फाई का वैल्यू आपको दिखने लगा 45 डिग्री। क्या मैं बोल दूं ए और बी के बीच का एंगल 45 डिग्री, और जैसे ही आप बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। वाह, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 135। कैसे 135? अरे यार, एक का पूंछ और एक का सर है, हेड और टेल एक जगह रहते हैं, तब वो उनके बीच का एंगल नहीं कहलाता है एंगल। ये आप इसको एक्सटेंड करो, इसको ए को एक्सटेंड करके ले जाओ आगे, और तब जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, पाई माइनस 5, 180 माइनस 45, ये 135। क्या ये पसंद आया? पहले 5 पसंद आया? अरे पहले ट्रायंगल पसंद आया कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे? ट्रायंगल पसंद आएगा तो पहले 5 निकलेगा, 5 जब निकल जाएगा तो फिर एंगल दिख जाएगा आपको। और जो 13th में बच्चे होते हैं उनको भी ये नहीं दिखता, 13th माने 12th पास कर चुके रहते हैं। कारण ये है कि बातें पहले तो आपको यही किताब नहीं बताता कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स का एक खास मतलब है। कोई भी एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होगा। जब दो के पूंछ एक जगह हो या दो के सिर एक जगह हो, तब जो एंगल छोटा वाला बनता है उनके बीच का, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और जब तक वो नहीं पता होगा तब तक आप वेक्टर सम में गलत करेंगे। वेक्टर सम का वैल्यू कैसे लिखोगे, √a² + b² + 2a cos थीटा। थीटा कौन कोई भी, थीटा कौन कोई भी तो गलत ही तो आएगा रिजल्ट। तो सही करने के लिए आपको डायग्राम दिखे, पूंछ बंदे दिखे, तब जो उनके बीच का एंगल वो थीटा, वही थीटा यूज करेंगे। तो आप बेसिक्स पे जाओ, बेसिक्स पे टिके रहो। या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के नजरिए से सोचो, बॉक्स रखा है, दो लोग धकेल रहे हैं, कहां जाएगा वही डिसाइड करना है। पैरेललोग्राम लॉ हेल्प करेगा डायग्राम बनाने में, बाद में मैथमेटिक्स खेलो, जो जानते हो अप्लाई कर दो। डायग्राम निकालना है मेरा मेन काम, उसका एंगल चाहिए। क्या मैं मान के चलूं कि आपको ये वेक्टर यहां तक का जो आइडिया है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया है सबके? मुझे एक बार आप याद दिलाओ, यूनिट वेक्टर क्या होता था? यूनिट वेक्टर क्या होता था? जिसका लेंथ 1 हो और जो क्या करता था, केवल डायरेक्शन बताता था। और वो सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सिंबल कैसे लिखते थे, कैप वाला वेक्टर, टोपी वाला वेक्टर। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। if b is √3/2 times a and a plus b makes 90 degree with a smaller vector, then find angle between first a and b,
एंड सेकेंड ए एंड ए प्लस बी। अरे अरे ये क्या होगा, सोचेंगे। ए एंड ए प्लस बी, चलिए आराम से सोचिए सब कोई, जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज। तो पहले मुझे ये बताइए, क्या 90 डिग्री की चर्चा की गई है? तो मुझे क्या बनाना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ? 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल तो बना लूं ना। तो पहले हमने ट्रायंगल बना लिया, एरो नहीं डालना, बाद में डालेंगे एरो। अब सोच के बताओ 90 डिग्री कौन बना रहा है? ए प्लस बी बना रहा है 90 डिग्री। ए प्लस बी किसे कहते थे? रिजल्टेंट को। किससे बना रहा है? स्मॉलर से। अब बताओ इसमें स्मॉलर कौन है यार? बी वाला स्मॉलर है या ए वाला स्मॉलर है? देखो ध्यान से, √3/2 एक से छोटा होगा। तो ए के बगल में यदि 1/5 लिख दें, ए इंटू 1/5, वो बी के बराबर है, इसका मतलब बी छोटा होगा ए से। फील करो। तो आपने किसको कहा छोटा? बी को। और किसको कहा बड़ा? ए को। पहले ये सब फील कर लो, और अब एरो डालते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कहानी बनाता हूं। पहले ए के अलोंग चल करके गए, या पहले बी के अलोंग चल करके गए, और फिर ए के अलोंग चल करके गए। सर यहाँ तो बी प्लस ए मिलेगा। हाँ, बी प्लस ए प्लस बी एक जैसा होता है। डायग्रामेटिक आप चेक कर सकते हैं, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूट होना। क्या? ए प्लस बी वेक्टर से वही रिजल्ट मिलेगा जो बी प्लस ए वेक्टर से मिले। पैरेललोग्राम बना के देख लेना आप, पहले बी का लाइन बनाओ कि पहले ए का लाइन बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में आपने पहले ई बनाया, ए बनाया कि पहले बी बनाया, क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं। ए प्लस बी, बी प्लस ए, एक ही आएगा रिजल्ट। अब यहाँ एरो, रिजल्टेंट वाला एरो किधर देंगे? सोच के जवाब दीजिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ये रिजल्टेंट का एरो आ गया, रिजल्टेंट का एरो आ गया। अब लेंथ के बारे में बताइए। तो यदि ए का लेंथ मैं x कह देता हूं, तो b का लेंथ कितना हो जाएगा? √3/2x। तो ये मैंने एक x कह दिया, और ये x कह दिया, और ये हो जाएगा √3/2x। अब मुझे बताओ, यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल यदि मैं अल्फा कहता हूं, तो 10, ये cos अल्फा कितना आ गया? cos अल्फा आ गया √3/2x/x। अल्फा आ गया 30 डिग्री। अब क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री। ये कहानी का कंप्लीट। और अब बताओ अल्फा 30 यदि आ गया, तो ये यहां वाला एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। वो क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए, रिजल्टेंट एंड ए इज 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री। रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, दोनों का हेड एक जगह आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि 12 लाख बच्चे जब 2 साल पढ़ के आईआईटी के एग्जाम बैठेंगे तो सबको ये बातें याद रहेंगी? इतना ही आसान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि आपको एक तो पहले पता चला, और आप इनको यदि रिटेन करते हैं तो अब बाकी से अच्छे रैंक में चले गए। सीधी सी बात है, क्योंकि सबको आलस आता है पढ़ने में, पहली बात। यदि पढ़ भी लिए तो दूसरी बात, उसको रिवाइज नहीं करते हैं, जिससे याद नहीं रहता। और बहुत से बच्चों को ये देखने का ही मौका नहीं मिलता। वेक्टर एक पेज का टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, और जब तक आप सोचते हैं कि मैं वेक्टर पढ़ रहा हूं, तब तक काइनेमेटिक्स चल रहा होता है क्लास में। तो वो तो इतने तेजी में निकल गया, तो आपने वहां रुक के यही नहीं सोचा कि यार ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में क्या बनाऊं। तो आपको केवल पेशेंस रखना है, छोटे छोटे आइडिया को इंपॉर्टेंस देनी है।
छोटे आइडिया को क्यों इंपॉर्टेंस देनी है? वही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को हम इज्जत नहीं दें और हम कहें कि मुझे वेक्टर आता है। भाई आपको एडिशन ही नहीं आता तो काहे का वेक्टर आता है? आपको डायग्राम ही नहीं बनेगा ट्रायंगल का, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचना ही नहीं देखा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एरो कैसे डालोगे? जहां पैरेललोग्राम बनाना, पैरेललोग्राम लॉ से एरो एरो बनाने लगोगे तो फिर ये एंगल देखना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। ये ट्रायंगल सीधे सीधे बना दो। 90 डिग्री की चर्चा कर रहा है, राइट एंगल की बहुत से प्रॉपर्टी हमने याद किए हैं, उनका यूज करो। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है कि हम लोगों को अपने बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना? पैरेललोग्राम लॉ कब लगा रहे हैं? जब हमने सोचा फोर्स के नजरिए से वेक्टर को देखना है, तो आपको रिजल्ट आसानी से विजुअलाइज होगा। बना रहे होंगे पैरेललोग्राम और सोच रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट, फील ही नहीं आएगा, वो मैच ही नहीं करेगा। 10 मीटर चल के गए ईस्ट और 10 मीटर चल के गए नॉर्थ, रिजल्टेंट हम कहाँ पहुंचे? अरे हमें कहा था 10 मीटर चल के गए और 30 मीटर चल के गए, तो रिजल्टेंट फील आएगा, ट्रायंगल से दिखेगा, आंखों को वो इमेजिनेशन में भी आपके बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से जब रूल सोच रहे हो तो ट्रायंगल लॉ के बाद, और पैरेललोग्राम लॉ जब सोच रहे हो तो चाहे कोई भी वेक्टर फोर्स मान के सोचो, तो आपके वो हेल्पफुल होगा रिजल्ट। आपके मन में एक विचार आएगा कि सर यदि एडिशन आप सिखा ही रहे हो तो किसी दिन आप सब्सट्रैक्शन भी सिखाओगे। तो सब्सट्रैक्शन सिखाने में एक लफड़ा है कि आपको यदि मैं कोई नया रूल और हाथ में दे दूं तो पुराने रूल से ही ना कंफ्यूज हो जाओ, ये डर बना रहता है। और दूसरा है, कभी न कभी तो हाथ में वो टूल्स भी लेना ही पड़ेगा, चाहे हम परेशानी पड़े या ना पड़े। तो आराम से चलते, मैं आपको पहला लाइन बताता हूं। Subtraction of two vector is nothing but addition of a vector with negative of other vector। सर ये चाइनीज भाषा में क्या लिखा है आपने? तो a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी। Subtraction of two vector is nothing but addition of a vector with negative of other vector। आप जब सब्ट्रैक्शन करते हैं जैसे a माइनस बी, तो मत करो सब्ट्रैक्शन, आप एडिशन करो a वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के साथ। सर ये माइनस बी वेक्टर कौन सा होता है? एरो जो आपको बी वाला मिला ना, उसको अपोजिट कर दो तो माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि सर मैं ये सब्ट्रैक्शन सीखूंगा तो फिजिक्स में कहाँ काम आएगा? सर आपने पहले ये क्यों नहीं पूछा कि जब मैं एडिशन सीखूंगा तो कहाँ काम आएगा? तो एडिशन में तो आपने पहले ही एग्जांपल ही ले लिया था, डिस्प्लेसमेंट नेट देख रहे थे, फोर्स नेट देख रहे थे, वो तो आपके यूजफुल थे ही। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्यों से क्यों सर? तो सब्ट्रैक्शन तो याद करो डिफिनीशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? ऐड करना। चेंज माने क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक डिफिनीशन आपके पास है, आप जानते हैं वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक जानते हैं, मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन।
और एक डिफिनीशन है आपके पास, डिफिनीशन है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और इस एक्सेलरेशन को थोड़ा और बेहतर लिखना चाहें, इसे कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम टेकन। और आप ये भी जानते हैं कि जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर का एरो डाल के हम चर्चा करने वाले होते हैं। तो एक्सेलरेशन यहां कौन सा है, एवरेज है। तो एवरेज है तो एवरेज लिखने में आलस आता है तो सिंपली ए लिख के छोड़ दिया है। और ये और आलस आता है मुझे जब लिखने में, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और ये सर ये डेल्टा कौन है, डेल्टा चेंज इन है, चेंज इन। और ये चेंज इन जब लिखते हैं तो कभी उत्साह में आके डेल्टा डेल्टा काट के भगा मत देना। ये डेल्टा भी मिलकर एक नया सिंबल बन गया। डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये नहीं कि डेल्टा डेल्टा काट दिया सर मुझे डिवीजन आता है, यहाँ डेल्टा वी एक नया सिंबल है। तो ये डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ऊपर में जैसे लिखा वैसे ही टाइम के लिए भी आप टाइम टेकन को लिख सकते हो ऐसे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। घड़ी के सुई में जो फाइनल वाला टाइम होगा, इनिशियल वाला टाइम होगा, उनका डिफरेंस लेंगे तो टाइम टेकन आ जाएगा। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को डेल्टा टी कह सकते हैं। सर डेल्टा आके टेंशन बढ़ा रहा है, घबराओ मत, बार बार देखेंगे तो फिर आसान लगने लगेगा। क्योंकि बार बार मैं लिखूं चेंज इन वेलोसिटी, उससे अच्छा है कोई सिंबल बना लूं, डेल्टा वी। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, चेंज इन एक्सेलरेशन डेल्टा ए। कोई भी चेंज मींस एक सिंबल आ गया। यहां देखिए, आप देखिए एक गाड़ी को चलते हुए और आराम से सोचिएगा, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, ये t0 पे और ये t5 सेकेंड पे वही गाड़ी अब जा रही है फिर 10 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी चेंज हुआ या नहीं ये बताना पहले। वेलोसिटी कैसे पता चला चेंज हुआ है, ऐसे कैसे, हाँ वेलोसिटी वेक्टर होता है सर, डायरेक्शन बदला। आपको बताना है ए से बी के बीच, फाइंड एवरेज वेलो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी of the car shown। अरे आप लोग पहले ये बताओ यहाँ एक्सेलरेशन होगा या जीरो कर दूं? क्यों होगा, क्यों लग रहा है ऐसा? वेलोसिटी चेंज हुई है। तो चेंज तो बाद में सोचूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ क्या इनिशियल वेलोसिटी आप सब लोगों को दिख रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड का, 10 यूनिट का, और इसको मैंने कहा वी इनिशियल। अच्छा वी फाइनल क्या आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यूनिट का वी फाइनल। सर क्या बार बार लाइन खींचोगे? नहीं खींचूंगा, बाद में सीधे लाइन खींचूंगा 10 यूनिट। अब मुझे बताओ आपको चेंज चाहिए तो चेंज का मतलब क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अरे यार माइनस तो मुझे आता ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? डेल्टा वी को कैसे सोचूंगा, वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। एडिशन आता है मुझे, एडिशन आता है मुझे। अब बताओ माइनस वी इनिशियल कौन सा वेक्टर होगा? हाँ माइनस वी इनिशियल दिख गया, लेंथ वही होगा 10, लेंथ मत कर देना -10, लेंथ वही होगा।
डायरेक्शन बदल गया। अब मुझे बताओ डेल्टा भी चाहिए तो किन दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो जिससे डेल्टा भी मिलेगा? एक फाइनल वाला और एक माइनस इनिशियल वाला, और आपने दोनों का पूंछ एक जगह रखा। सर क्यों ऐसा किया? अरे पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूं। किन दो वेक्टर का टेल एक जगह रखोगे? किन दो वेक्टर को ऐड करना है? जल्दी बोलो। डेल्टा वी निकालने के लिए यहां देखो ध्यान से, लास्ट लाइन वी फाइनल को किसके साथ ऐड कर रहे हो? लास्ट लाइन किसके साथ ऐड कर रहे हो? माइनस वी इनिशियल के साथ। तो माइनस वी इनिशियल एक नया वेक्टर है वेस्ट वाला, उस वेक्टर को उठा के लाओ, फाइनल को ले जाओ, दोनों का पूंछ बांध दो, और अब किसको कंप्लीट कर लो? पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिए। ये है 10 यूनिट और ये भी है 10 यूनिट। आप में से मानवा पैथागोरस थ्योरम जानने वाले कौन कौन हो? कितना हो गया डेल्टा भी? जल्दी बोलो। 10√2। 10√2 कैसे पता चला? अरे 90 डिग्री है यार, √a² + a², √10² + 10², 10√2। अच्छा चलो ना, 90 डिग्री वाला केस चेक कर दो कॉपी में। 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर दिखते थे तो रिजल्टेंट क्या लिखते थे? बताओ कितना हुआ? √10² + 10²। चलो ना फिर से देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? डेल्टा v बाई डेल्टा टी से। डेल्टा v हमें नहीं पता, डेल्टा टी पता है 5 सेकेंड। डेल्टा v कैसे निकालोगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल। सब्सट्रैक्शन नहीं आता मुझे, तो क्या करेंगे? मैथमेटिक्स अप्लाई कर लेते हैं। माइनस v इनिशियल एक नया वेक्टर बनाते हैं। सोचो सोचो सोचो। v फाइनल वाला देखो, v फाइनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और v इनिशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन क्या मैं v इनिशियल के साथ जोड़ने वाला हूं? किसके साथ जोड़ने वाला हूं? तो किधर ले जाऊं माइनस v इनिशियल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट, और ये हो गया माइनस v इनिशियल। अब बताओ, ऐड करने का रूल थोड़े ना बदलेगा। दोनों वेक्टर के पूंछ बांध दिया, दोनों वेक्टर के पूंछ बांध करके क्या कंप्लीट कर लें? पैरेललोग्राम। और बीच वाला रिजल्टेंट क्या देने वाला है? डेल्टा वी। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? राइट एंगल बन गया। क्या बनेगा? पैथागोरस थ्योरम। ये कितना हो जाएगा? √10² + 10²। cos थीटा cos 90 यूज करोगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2। समझ में आया? अब डेल्टा v का वैल्यू रख दो 10√2, और डायरेक्शन बोलो तो ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स। डायरेक्शन बोलो, क्या ये नॉर्थ है, क्या ये ईस्ट है, क्या ये वेस्ट है, या कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? कौन सा डायरेक्शन है ये? नॉर्थ वेस्ट। तो क्या लिखोगे? टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। और किससे डिवाइड कर दो? 5 सेकेंड से। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आ गया 2√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये आसान क्वेश्चन नहीं कहलाता है। यदि कोई बच्चा बड़ा पढ़ के आता है, मुझे वेक्टर आता है, तो मैं केवल एक क्वेश्चन यही पूछता हूँ, और इस एक क्वेश्चन से पता चल जाता है वेक्टर वो कितना फील कर पा रहा है। या तो डायरेक्शन में गलत करेगा या मैग्नीट्यूड में गलत करेगा, पता चल जाएगा, कहानी खत्म है। ये आइडिया समझ में आया? और बहुत बच्चे तो बड़े खुश रहते हैं, अच्छा 10 और 10, एक्सेलरेशन तो 0 सीधे। उनको तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। सर काहे का एक्सेलरेशन? देखो तो वही जो दिख रहा है, 10 यहाँ 10 यहाँ, बड़े मजे से 0। और पहला ऑप्शन इसीलिए एग्जाम में 0 ही देते हैं। ये पसंद आ रहा है। अब जो सब्सट्रैक्शन नहीं सीखेगा, सब्सट्रैक्शन तो बात की बात है, जो एडिशन नहीं सीखेगा सब्सट्रैक्शन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ही नहीं समझेगा। एक्सेलरेशन नहीं समझा तो मैकेनिक्स का तो गया काम, क्योंकि F बराबर ma में यही तो इंपॉर्टेंट है। यही नहीं आप देख पाए तो काम तो गया, खत्म हो गया मैकेनिक्स। अरे क्लास कितने बजे तक रहता है यार? अभी 5 मिनट और है क्या? अभी आधा घंटा और, ठीक है। अरे क्लास होता कितने बजे तक है यार? 5:40 तक।
चलिए, तो हम लोगों ने आज एक और आइडिया कलेक्ट किया, एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जाते जाते 2 मिनट का एक बात, ये गाड़ी देखना फिर से मैं दौड़ा रहा हूँ, ये गाड़ी देखना मैं फिर से दौड़ा रहा हूँ। इस बार मैंने शार्प टर्न लिया है। ये गाड़ी जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से और अब जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से देखो पहले ए और बी, और ये जो है बी, इस समय टाइम है 5 सेकंड, ए पे है 0। ये नॉर्थ ईस्ट जैसे था वैसे ही फील कर लो। अब यहाँ ये 60 डिग्री मैंने दे दिए, ये 60 डिग्री मैंने दे दिए। 60 डिग्री पे मजा नहीं आ रहा, गाड़ी को थोड़ा सा कम टर्न मारते हैं, कम टर्न ले रहा हूं इस बार। ये मैंने ऐसे देखे, यहाँ ऐसे 60 डिग्री टर्न मारा है, गाड़ी वही है, स्पीड वही 10 मीटर पर सेकंड। सर कलर क्यों बदल गया? अरे बदल गया यार। यहाँ देखो 5 सेकंड बीत चुके। अब आपको बताना है ए से बी में वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितना हुआ। अच्छा, इसमें फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है क्या? फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है क्या? इनिशियल दिख रहा है क्या? माइनस इनिशियल दिख रहा है? माइनस इनिशियल और फाइनल के बीच कितने डिग्री का एंगल? 120 पे 10-10 वाले का रिजल्टेंट कितना होता है? अरे 10-10 है दोनों यार, 120 डिग्री। काहे का रूट? सिंपली 10। आर स्पेशल केस, ए और बी एक जैसे 120 डिग्री पे रिजल्टेंट 120, ये 10 आ गया। अब ये 10 कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे दोनों तरफ से। तो आपको डेल्टा भी कितना दिख गया? डेल्टा भी दिख गया 10, तुरंत में दिख गया 10। सर इतने जल्दी नहीं दिखेगा 10। ये देखो, ये है वी इनिशियल, ये है वी फाइनल, ये है वी फाइनल, और ये है माइनस वी इनिशियल। अब बताओ तो यहाँ कितना एंगल है? 120, ये कितना? 10, ये कितना? 10, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? यही है डेल्टा भी, ये आ गया 10। और इसका डायरेक्शन कैसे बोलोगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री डायरेक्शन बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और इसको 5 सेकेंड से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा एक्सेलरेशन नॉर्थ ऑफ वेस्ट। थैंक यू, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सर जिनको फिर से बताओ, जिनको नहीं दिखा उनको, यहाँ देखो ये और गाड़ी जाते, ये देखो ये क्वेश्चन में है, पहले क्वेश्चन बना लो। सर आपने टाइम कहाँ दिया बनाने का? ये केवल देखो, कॉपी पे मत बनाना, केवल देखना है। आंखें खोलो और बताओ फाइनल वाला कहाँ पे है वेलोसिटी और इनिशियल कहाँ पे है। फाइनल बी पे देखोगे या फाइनल ए पे देखोगे? तो फाइनल वहां जहां घड़ी का टाइम ज्यादा, बी वाला है फाइनल, ए वाला इनिशियल। फाइनल वेक्टर बनाओ वेलोसिटी, ये है वी फाइनल। इनिशियल वेक्टर बनाओ, ये है वी इनिशियल। माइनस इनिशियल वेक्टर बनाओ, ये है माइनस वी इनिशियल। किन दो वेक्टर को ऐड करोगे? तो माइनस वी इनिशियल को और फाइनल को ऐड करेंगे, उनके बीच एंगल है 120, तो रिजल्टेंट यही आएगा। और वो 10-10 वाला स्पेशल केस याद करो, एक जैसे दो वेक्टर 120 डिग्री पे होते थे तो रिजल्टेंट उतना ही आ जाता था। क्या ये आइडिया समझ में आया? आदित्य बालक ऑनलाइन, ये स्पेशल केस एक बताया था, ए और बी एक जैसा। कंटिन्यू रहेगा अगले टर्न के भी वेक्टर।